आज हम बात करने वाले हैं नालंदा के बारे में और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम जानेंगे कि कैसे इस प्राचीन भूमि ने अपनी खोई हुई शान फिर से हासिल की है, लेकिन इस बार शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि टूरिज्म के जरिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.72 मिलियन यानी 17,20,000। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक इतने सारे पर्यटक नालंदा के इको टूरिज्म स्पॉट्स पर आए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी कहता है। और इसी एक आंकड़े ने नालंदा को बिहार का नंबर 1 टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना दिया है। जी हाँ, इसने राज्य के बाकी सभी जिलों को पीछे छोड़ दिया है। तो सवाल ये है कि ये बढ़त आखिर कितनी बड़ी है। चलिए जरा आंकड़ों में झांक कर देखते हैं कि असलियत क्या है। अब यहाँ देखिए, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है नालंदा और बाकी जिलों के बीच का फासला। नालंदा 1.72 मिलियन पर है और दूसरे नंबर पर कैमूर सिर्फ 585,000 पर। मतलब फासला बहुत बड़ा है। ये सच में एक जबरदस्त प्रदर्शन है। हाँ, ये बात सही है कि पर्यटकों की गिनती में नालंदा सबसे आगे है, लेकिन ये आंकड़े एक और दिलचस्प कहानी बताते हैं। कैमूर जैसे इलाकों में टूरिस्ट की दिलचस्पी में तो जैसे एक विस्फोट ही हुआ है, 277% की ग्रोथ। इससे पता चलता है कि टूरिज्म की ये लहर पूरे बिहार में फैल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देश के अंदर की बात है। बिहार में विदेशी सैलानियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। देखिए, 2023 में 5,47,000 से बढ़कर 2024 में ये 7,37,000 हो गई है। खास तौर पर जो बुद्धिस्ट सर्किट है वो दुनिया भर से लोगों को खींच रहा है। तो इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? आखिर ये हुआ कैसे? देखिए, इसमें कई चीजें शामिल हैं। राजगीर की नेचर सफारी, जू सफारी, घोड़ा कटोरा झील, वेणु वन और जाहिर है प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर। तो ये एक तरह का मिक्स है मॉडर्न इको टूरिज्म और गहरे ऐतिहासिक महत्व वाली जगहों का। यही वजह है कि ये हर तरह के टूरिस्ट को पसंद आ रहा है। और यहीं पर सरकार की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी काम आई। पहले क्या होता था, टूरिस्ट दिन में आते थे, घूमते थे और शाम को वापस चले जाते थे। इसे कहते हैं डे टूरिज्म। लेकिन अब मॉडल बदल गया है। अब जोर स्टे टूरिज्म पर है। मतलब लोगों को वहां रुकने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और जब टूरिस्ट रुकते हैं तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होता है। और देखिए, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना दूसरी। इस मामले में काम कमाल का हुआ है। इको टूरिज्म और पार्क डेवलपमेंट के लिए जो भी बजट था, यानी 5.37 करोड़ रुपए, उसका पूरा 100% इस्तेमाल किया गया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कागज पर बनी योजना नहीं थी, बल्कि एक मिशन था जिसे पूरा किया गया। लेकिन ये जो आज की कामयाबी है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये उस महान विरासत पर खड़ी है जिसका नाम है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनवाया, 7वीं सदी में ह्वेनसांग जैसे विद्वान यहाँ आए और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यही वो नींव है जो आज भी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। तो ये सफलता सिर्फ आंकड़ों और कमाई की कहानी नहीं है। इसका असली असर तो वहाँ के आम लोगों, वहाँ के समाज पे पड़ रहा है। तो सोचिए, इस टूरिज्म बूम से फायदा किसे हो रहा है? वहाँ के लोकल गाइड्स को, होटल चलाने वालों को, ई रिक्शा और टैक्सी वालों को, हाथ से सामान बनाने वाले कारीगरों को, सिलाओ का खाजा जैसे मशहूर पकवान बेचने वालों को, और सबसे जरूरी जीविका दीदियों जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों को। ये पैसा सीधा गांव की अर्थव्यवस्था में जा रहा है। मतलब ये जो उछाल आया है वो स्थानीय लोगों को, खासतौर पर महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक नई हिम्मत दे रहा है। आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती का एक नया एहसास जगा रहा है। ये असल में जमीनी स्तर पर बदलाव है। तो नालंदा की ये कहानी सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं है, ये विकास का एक बहुत बड़ा सबक है। नालंदा की कामयाबी हमें एक ऐसा मॉडल दिखाती है जहां आप इतिहास और पर्यावरण को सिर्फ बचाते नहीं हैं बल्कि उन्हें अपनी आर्थिक तरक्की का इंजन बना देते हैं। ये साबित करता है कि अपने अतीत का सम्मान करके भी एक समृद्ध भविष्य बनाया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या प्राचीन इतिहास और मॉडर्न इको टूरिज्म का ये मेल भारत के भविष्य के विकास का एक नया रास्ता, एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? क्या नालंदा मॉडल को देश के दूसरे ऐतिहासिक रूप से अमीर हिस्सों में भी दोहराया जा सकता है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को।
थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।